हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोनिका मित्तल एमएम। तो देखिए, इन वीडियोस के अंदर तो अभी हम PYQ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मेरी प्लेलिस्ट है जिसमें हम मैथ्स 1 का सॉल्यूशन डिस्कस किया है, जहाँ पर हमने, और प्लेलिस्ट है आपके पास AKTU मैथ्स 1 प्रीवियस ईयर पेपर। और इस प्लेलिस्ट के अंदर 2018-19 से सॉल्यूशंस हैं। तो अगर आप अपना मैथ्स 1 कम्प्लीटली रिवाइज करना चाहते हैं तो 5 इयर्स के पेपर को आप कम्प्लीटली कर लें, क्योंकि इन वीडियोस के अंदर डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की मैंने बहुत कोशिश की है। तो अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अभी हम रिसेंटली 22-23 पर वर्क कर रहे हैं, तो इसके 2 पार्ट में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कंसिस्टेंसी का है। तो आपके पास यहाँ पर जो भी इक्वेशंस दिए गए हैं, हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं और 3 इक्वेशंस पे राइट हैंड साइड नॉन जीरो है। तो इस क्वेश्चन में नॉन होमोजीनियस सिस्टम की बात की गई है। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है उसकी हेल्प से आप मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी पहले से मैट्रिक्स बना के रखी है। फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है वो 1 1 1 1 है, तो यहाँ से आपने फर्स्ट रो बना ली। सेकेंड इक्वेशन में एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है वो 1 2 3 है, सेकेंड रो का फॉर्मेशन हुआ। एंड इन थर्ड इक्वेशन एक्स वाई जेड कोफिशिएंट्स आर 1 4 7 एंड थर्ड रो इज 1 4 7। अब यहाँ जो वेरिएबल्स आपके पास हैं वो एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड जो वेरिएबल्स हैं ये कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड कांस्टेंट 6 14 30, तो ये भी आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। इनके स्टैंडर्ड नेम है जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए, कैपिटल एक्स इज वेरिएबल मैट्रिक्स इक्वल्स टू बी। तो AX इक्वल्स टू बी का सिस्टम आपने यहाँ पर तैयार कर लिया। दिस इज AX इक्वल्स टू बी। अब नॉन होमोजीनियस सिस्टम में जब हम आगे चलते हैं तो इस नॉन होमोजीनियस सिस्टम में हमें 2 मैट्रिक्स के रैंक रिक्वायर्ड होता है किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने के लिए या आंसर देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए होता है रैंक ऑफ A एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB। तो सबसे पहले हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपने ले ली AB, मतलब A और B मैट्रिक्स को मर्ज करके आप एक मैट्रिक्स बना लीजिए। अब रैंक निकालने के लिए हमें जो रैंक चाहिए, हम इस रैंक को निकालते हैं बाय यूजिंग एक्लन फॉर्म। और एक्लन फॉर्म बनाने के लिए आप ओनली रो ऑपरेशन से अप्लाई कर रहे हैं। और एक्लन फॉर्म के अंदर जो आप रैंक देखते हैं वो रैंक कैसे देखते हैं? रैंक इन एक्लन फॉर्म दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। इस तरह से आप रैंक देखते हैं। दिस इज नॉन जीरो रोज। तो अगर आपने रिवाइज नहीं किया है, तो अगर आप मेरी बातें ध्यान से सुनते जाएंगे तो आपका ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिवाइज होता जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं AB मैट्रिक्स मैंने फॉर्मेशन बना के रखा है, मैं इसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो देखिए, फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट मैंने सर्किल किया 1। अब आपके पास जो 1 एलिमेंट है, 1 की हेल्प से 0 बनाने बहुत सिंपल है। तो 1 के बिलो जो भी एलिमेंट रखे हैं इसको 0 बनाइए। तो सेकंड एलिमेंट है 1, 1 में से 1 अगर आप माइनस करें तो आप ऑपरेशन लगाएंगे सेकंड रो माइनस फर्स्ट रो। और अगर ये जो थर्ड रो में 1 रखा है इसको 0 बना रहे हैं तो आप ऑपरेशन लगा रहे हैं R3 माइनस R1। फर्स्ट रो की हेल्प से दोनों 0 आप एक साथ बना लें। देखिए, फर्स्ट रो में तो आपने कोई चेंजेस नहीं करे, फर्स्ट रो आपके पास ही आ गई एज इट इज। अब आपने किया R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टू 0, 2 माइनस 1 इट्स 1 एंड 3 माइनस 1 it's 2 and 14 minus 6 it's 8। अब थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1 it's 0 and 4 माइनस 1 this is 3 and 7 माइनस 1 this is 6 and 30 माइनस 6 is 24। ये आपके पास मैट्रिक्स बन गई। अब देखिए, फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट था 1, 1 के बिलो 0 सेट हो चुके हैं। अब आते हैं सेकेंड रो पर, मेरा ये एरो आ गया। अब सेकेंड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है 1, इस 1 के बिलो जो भी एलिमेंट मिले उनको 0 बना लीजिए। तो 1 के बिलो रखा है 3, तो 3 को इस 1 की हेल्प से 0 बनाना बहुत सिंपल है। तो आप क्या ऑपरेशन नेक्स्ट अप्लाई करेंगे? R3 में चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, तो R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, और ये ऑपरेशन अगर आप अप्लाई करें, दिस इज 1 1 1 एंड दिस इज 6 और 0 1 2 8, दिस इज 0, 3 टाइम्स 0, 3 टाइम्स करेंगे ये 6 माइनस 6 0, 3 टाइम्स करें 24 माइनस 24 इज 0। अब आप देखिए, क्या ये एक्लन फॉर्म है? तो फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज 1, इसके बिलो 0 सेट। सेकेंड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1, इसके बिलो 0 सेट। और थर्ड रो में कोई नॉन जीरो एलिमेंट
है ही नहीं। जितनी भी लीडिंग एंट्री है वो राइट साइड शिफ्ट हो रही है। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये आपके पास एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब एक्लन फॉर्म से आपको रैंक देखनी है। रैंक देखनी है मुझे दो मैट्रिक्स की, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी। तो सबसे पहले मैं ए बी की रैंक देखती हूँ। ए बी की रैंक देखने के लिए पूरी मैट्रिक्स को एक साथ देखिएगा। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2, तो रैंक ऑफ ए बी इज 2। अब रैंक ऑफ ए देखना है तो सिर्फ आप ए तक मैट्रिक्स देखिए, बी को हाइड कर लीजिए। तो रैंक ऑफ ए इज ऑल्सो 2, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2, दोनों रैंक आपके पास इक्वल हैं। तो अगर दोनों मैट्रिक्स की रैंक इक्वल आती है इसका मतलब सिस्टम कंसिस्टेंस है। तो आप कह सकते हैं गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। और अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सिस्टम कंसिस्टेंट। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है इसका मीनिंग सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब सॉल्यूशन देखना है कि सॉल्यूशन कितना है या कैसे आप सॉल्यूशन निकालें। तो यहाँ पर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, दिस इज इक्वल्स टू आपको मिला 2 विच इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके पास है 3xyz। इसका मीनिंग कैसा सॉल्यूशन यहाँ एग्जिस्ट करता है, यहाँ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब आपको ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो अब आप सॉल्यूशन कैसे निकाल रहे हैं, तो सॉल्यूशन निकालने का सिंपल तरीका, जहां हमने सिस्टम स्टार्ट किया था मैट्रिक्स में Ax इक्वल्स टू बी, इसी सिस्टम को दोबारा से लिख लो। अब लिखना है मुझे मैट्रिक्स A की वैल्यू। तो जो आपने लास्ट मैट्रिक्स छोड़ी, अपडेटेड मैट्रिक्स से मैट्रिक्स A की वैल्यू ले लीजिए। दिस इज 1 1 1, दिस इज 0 1 2 एंड लास्ट रो इज 0 0 0। कैपिटल X वेरिएबल मैट्रिक्स थी, क्वेश्चन में वेरिएबल्स गिवन है x y z। दिस इज इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स मेरा लास्ट वाला कॉलम है और ये मेरे पास अपडेटेड कॉलम है 6 8 0। इससे दो मैट्रिक्स की जैसे मल्टीप्लाई की जाती है, आप मल्टीप्लाई कर लें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ से आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज इक्वल्स टू 6। सेकेंड रो की मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगी y प्लस 2z इक्वल्स टू 8, और थर्ड रो कम्प्लीटली 0 है। तो देखिए सिंपल सी बात है, 3 वेरिएबल में 2 इक्वेशन मिल रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो होगा ही। तो अब यहाँ देखिए फर्स्ट रो के पास एक लीडिंग एलिमेंट है, सेकंड रो के पास एक लीडिंग एलिमेंट है। कहने का मतलब है वेरिएबल x के पास लीडिंग एलिमेंट है, वेरिएबल y के पास लीडिंग एलिमेंट है, बट वेरिएबल z के पास कोई लीडिंग एलिमेंट नहीं है। इसका मीन्स z कैसा वेरिएबल है, z आपके पास फ्री वेरिएबल है। और अगर ये फ्री वेरिएबल है तो आप लेट कर सकते हैं z को। तो z को आपने लेट कर लिया k, दिस इज आर्बिट्री कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो z को अगर आप लेट कर लें k, तो आप बाय सेकेंड इक्वेशन इजीली y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बाय सेकेंड इक्वेशन y इक्वल्स टू, दिस इज 8 माइनस 2z, तो y आपके पास आ गया 8 माइनस 2k, दिस इज y, ये मिल गया y। अब z भी आपके पास है, y भी आपके पास है, तो यूज कर लीजिए दोनों वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन। सो बाय फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल्स टू 6 माइनस y माइनस z, दिस इज इक्वल्स टू 6 माइनस y इज 8 माइनस 2k एंड माइनस का z, दिस इज k, and 6 minus 8 is minus 2 plus 2k minus k is plus k। so आपके पास x की वैल्यू आ गई, दिस इज k minus 2। तो देखिए आंसर आपके पास k के टर्म्स में है, आर्बिट्री कांस्टेंट के टर्म्स में है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि k की तो कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। आप k की वैल्यू चेंज करते जाइए, आपको सॉल्यूशन के सेट मिलते चले जाएंगे। सो देयर इज अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन और फाइनल आंसर इज दिस। तो आई थिंक आपके पास ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम का एक क्वेश्चन अगर आपने यहाँ ध्यान से सुना है तो रिवाइज हो गया होगा। तो चलिए अब मैं इसके सेकंड पार्ट पर आती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ये आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर पर बेस्ड था। तो आपको जो भी टॉपिक सही आता है या आपकी चॉइस है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन अच्छे थे, आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पर पूछा है उसने आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो जब भी हम आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर पे काम करते हैं, क्वेश्चन में हमारे पास 3 स्टेप हैं। एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालिए, और इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला है डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0। सेकेंड स्टेप में आप इस इक्वेशन के रूट्स निकाल लें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स निकाल लें। जो रूट्स होंगे वही आपके पास आइगन वैल्यूज कहलाती हैं।
थर्ड स्टेप में आप आइगन वेक्टर निकालते हैं जिसका फॉर्मूला है मैट्रिक्स A माइनस लैम्डाई इंटू कैपिटल X इक्वल्स टू 0, जहाँ ये कैपिटल X आपके पास आइगन वेक्टर होता है और ये आइगन वेक्टर हमेशा नॉन ज़ीरो आता है। बहुत बार बच्चे हमेशा आंसर लिख देते हैं कैपिटल X की वैल्यू 0 0 0, आइगन वेक्टर 0 0 0 आ गया। नहीं, आइगन वेक्टर ऑलवेज नॉन ज़ीरो होता है, तो हमेशा आपके आंसर्स ये नॉन ज़ीरो आने चाहिए। तो चलिए फर्स्ट स्टेप पर मैं जाती हूँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जब भी आप इस तरह से एग्जाम में काम करते हैं तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब A माइनस लैम्डा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है, तो डायरेक्टली आप मैट्रिक्स को देखकर A माइनस लैम्डा इजीली लिख सकते हैं। सिंपली आपको ये करना होता है डायगोनल के एलिमेंट्स पर माइनस लैम्डा लगाते जाओ एंड डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। अब चाहे तो डिटर्मिनेंट आप किसी रो के थ्रू एक्सपेंड कर लें, कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर लें, या डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ कर लें, इससे आंसर सही आते हैं। कभी कभी जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं रो या कॉलम के थ्रू तो प्लस माइनस की मिस्टेक होने की वजह से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सही नहीं बन पाती, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करें। फॉर्मूला है लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस A11 प्लस A22 प्लस A33 इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0। टर्म बाय टर्म सारी वैल्यू निकालते जाएं। जैसे मैंने निकाल के रखी ट्रेस का मीनिंग सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, और डायगोनल एलिमेंट्स को सम कर लीजिए, 3 आ गया। नेक्स्ट मुझे निकालना है A11 मैट्रिक्स से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दें, तो ये बचा 3 4 -1 -2, तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लें, माइनस का 6 प्लस का 4, दिस इज इक्वल्स टू -2। A22 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को हटा दें, तो ये आपके पास बनेगा 2 1 -1 -2, इसे निकाल लें, दिस इज माइनस का 4 एंड प्लस का 1, वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3। A33 पे थर्ड रो थर्ड कॉलम इस मैट्रिक्स का हटा दें, तो वैल्यू मिलेगी 2 1 2 3, दिस इज 6 -2 एंड 6 -2 इज 4। तीनों को सम करेंगे तो लैम्डा का कोफिशिएंट आ जाएगा। नेक्स्ट आपको निकालना है डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट तो सबको निकालना आता है, मैंने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के रख ली है माइनस का 3। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज लैम्डा क्यूब माइनस का ट्रेस मेरे पास आ रहा है 3, सो 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस A11 A22 A33 का सम करें, तो ये आपके पास आ गया माइनस का 1, सो दिस इज -1 लैम्डा माइनस का डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, सो प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो फाइनल इक्वेशन लैम्डा क्यूब माइनस का 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस का लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू 0, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। स्टेप 1 मेरा पूरा हो गया। अब मुझे आइगन वैल्यूज़ निकालनी है, इसका मतलब मुझे इसके रूट्स निकालने हैं। सिंपल सा है, इक्वेशन को कैलकुलेटर में फीड करो, रूट्स अपने आप आ जाएंगे। तो जो इसके रूट्स आ जाएंगे, ये रूट आपके पास आ गए हैं 1 -1 और 3, दीज आर आइगन वैल्यूज़। अगर आपको एक रूट्स निकालने नहीं आते तो चैनल पर वीडियो है जिसकी हेल्प लेकर आप इजीली रूट निकालना सीख सकते हैं। तो आइगन वैल्यूज़ निकालने के बाद अब मेरा काम है आइगन वेक्टर। स्टेप 2 तक मैंने कंप्लीट कर लिया, अब मैं चलती हूँ आइगन वेक्टर। तो सबसे पहले आप आइगन वेक्टर जब भी निकाल रहे हो तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखिएगा, उसके बाद काम करना स्टार्ट करिएगा। तो जब हम आइगन वेक्टर ले रहे हैं तो कैपिटल X भी आइगन वेक्टर नॉन ज़ीरो होगा। तो फॉर्मूला आप जो यूज़ करते हैं वो है मैट्रिक्स A माइनस लैम्डाई कैपिटल X इक्वल्स टू 0। मैंने A माइनस लैम्डाई मैट्रिक्स भी लिख दी, डायगोनल एलिमेंट पे माइनस लैम्डा लगाया। कैपिटल X जो हमने यहाँ लेट किया है वो हमने कॉलम वेक्टर लेट कर लिया x1 x2 x3 जो मुझे निकालना है। तो x1 x2 x3 दिस इज इक्वल्स टू 0 0 0। अब इसमें लैम्डा आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, लैम्डा डालते जाओ और कैपिटल X निकालते जाओ। तो सबसे पहले हम लैम्डा इक्वल्स टू 1 पर आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं, तो इसके अंदर मैंने लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर दूं, तो मेरे पास ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी 1 1 1 एंड दिस इज 2 2 4 एंड -1 एंड -3। और ये आपके पास जो वेक्टर है दिस इज x1 x2 x3 एंड राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 0 0 0, ये आ गया। अब आप देखिए ये आपके पास एक होमोजीनियस सिस्टम बन चुका है। तो अब आपकी चॉइस है, चाहे तो आप इस मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें या मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस बना लें। तो मैं इक्वेशंस बना रही हूँ। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई अगर आप इसमें कॉलम में करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास फॉर्म हो जाएगी x1
प्लस x2 प्लस x3 दिस इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन आपके पास 2x1 प्लस 2x2 प्लस का 4x3 इक्वल्स टू 0 एंड थर्ड इक्वेशन माइनस का x1 माइनस x2 एंड माइनस का 3x3 इक्वल्स टू 0। आप ये फर्स्ट टू इक्वेशन अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ, आपकी चॉइस है, फर्स्ट सेकंड ले लो, सेकंड थर्ड ले लो, फर्स्ट थर्ड ले लो, बट जो भी इक्वेशंस ले रहे हो वो सेम ना हो। आप इस पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं x1 इक्वल्स टू सेकेंड माइनस x2 दिस इज इक्वल्स टू एंड x3 अपॉन। जब आप x1 पर हैं तो x1 के कोफिशिएंट निकालना चाह रहे हैं तो x1 कॉलम को हाइड कर लीजिए, तो आपके पास जो कोफिशिएंट बनेंगे x2 x3 के आएंगे, दिस इज 1 1 2 4। जब आप x2 पर हैं तो x2 को हाइड कर दीजिए, तो आपके पास x1 x3 के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएंगे 1 1 2 4। जब आप x3 पर हैं तो अब इस बार आप x3 को हाइड कर लेना, तो x1 x2 के कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट 1 1 2 2। सिंप्लीफाई कर लो तो ये आपको x1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 इज 2 माइनस का x2 2 एंड x3 अपॉन 0। तो यहाँ पर आप कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट k1 लेट कर लो और 2 से ये मैं कैंसिल करके ये भी 1 लिख सकती हूँ। तो आपके पास यहाँ से ये वेक्टर निकल आता है लैम्डा इक्वल्स टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आपने जो फर्स्ट वेक्टर लेट किया, ये वेक्टर था हमारे पास x1 x2 x3, जिसकी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। x1 की वैल्यू आपके पास है k1, दिस इज़ माइनस k1 एंड 0। k1 को आप कॉमन ले सकते हैं, तो वेक्टर इज़ 1 माइनस 1 0। तो ये आपके पास लैम्डा इक्वल्स टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर आ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं लैम्डा इक्वल्स टू -1 के कॉरस्पॉन्डिंग, फिर से सेम फॉर्मूला लगा रहे हैं और इस बार इसमें लैम्डा की वैल्यू -1 रिप्लेस करके मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। तो अगर आप -1 रिप्लेस कर रहे हैं तो फर्स्ट एंट्री 3 1 1, नेक्स्ट एंट्री आपके पास आ जाएगी -1 ले रहे हैं तो 2 4 4 और थर्ड रो की एंट्री -1 -1 ले रहे हैं, दिस इज -1 और ये जो आपने वेक्टर लेट किया हुआ है वो है x1 x2 x3 और राइट हैंड साइड आपके पास है 0 0 0। अब आप यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मेशन कर लो, सो 3x1 प्लस x2 प्लस x3 दिस इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन 2x1 प्लस 4x2 प्लस का 4x3 इक्वल्स टू 0 एंड थर्ड इक्वेशन माइनस का x1 माइनस x2 माइनस x3 इक्वल्स टू 0। अब मैंने यहाँ से फिर से फर्स्ट और सेकंड के दोनों इक्वेशन सेलेक्ट कर ली हैं और यहाँ से हम निकाल लेते हैं x1 x2 x3 की वैल्यू। तो फिर से सेम मेथड अप्लाई करते हैं। तो सेम मेथड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं x1 पर आती हूँ, तो दोनों इक्वेशन में अगर मैं x1 को हाइड कर दूँ तो मुझे जो कोफिशिएंट मिल जाते हैं वो x2 x3 के कॉरस्पॉन्डिंग मिलेंगे। तो ये कोफिशिएंट आ गए 1 1 4 4 और सेकेंड में अगर आप x2 पर आते हैं तो x2 को हाइड कर दीजिए इस बार, तो x1 x3 के कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट आप यहाँ लिख लो, दिस इज 3 1 2 4। नेक्स्ट आप आते हैं x3 पर, तो इस बार x3 को हाइड कर दो दोनों इक्वेशन से, तो x1 x2 के कोफिशिएंट लिख लो 3 1 2 4। सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, सो x1 अपॉन 4 माइनस 4 0 माइनस का x2 अपॉन दिस इज 12 माइनस 2 दिस इज 10 और x3 अपॉन ये आपके पास आ गया, दिस इज 12 माइनस 2 ऑल्सो 10। तो ये 10 कैंसिल होके इसे मैं कर सकती हूँ 1 और यहाँ मैंने दूसरा आर्बिट्री कांस्टेंट लेट कर लिया k2। अब जैसे आप इसका मीनिंग अब आप इजीली वेक्टर की वैल्यू लिख सकते हैं। तो लैम्डा इक्वल्स टू -1 पर मान लीजिए सेकेंड वेक्टर आपके पास जो आपने लेट किया था वो थे x1 x2 x3, तो यहाँ से x1 की वैल्यू आपको मिल रही है 0। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है माइनस का k2 एंड k2 को अगर आप बाहर ले लें तो वेक्टर आपके पास आ गया 0 -1 1, ये वेक्टर आपके पास आ जाता है। तो देखिए दो वेक्टर तो हमने निकाले, अब थर्ड वेक्टर निकालने की बारी है। थर्ड मेरे पास जो आइगन वैल्यू आई थी वो आई थी 3, लैम्डा इक्वल्स टू 3। फिर से आप लेंगे a माइनस लैम्डा आई कैपिटल X इक्वल्स टू 0। आप फिर से अब लैम्डा की वैल्यू अगर मैं यहाँ से 3 रिप्लेस कर दूँ तो ये मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा -1 1, दिस इज 2 एंड 3 माइनस 3 ये एंट्री कंप्लीट 0 और ये आपके पास आ गया 4, दिस इज -1 -1 एंड -2 -3 ये आपके पास बन गया माइनस का 5 और दिस इज x1 x2 x3 एंड राइट हैंड साइड 0 0 0। फिर से 3 इक्वेशंस का आप फॉर्मेशन कर लीजिए और यहाँ से फिर से आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपको इजीली वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए आपके पास आ जाती है -x1 प्लस x2 प्लस x3 दिस इज इक्वल्स टू 0।
दिस इज 2x1 0x2 प्लस 4x3 दिस इज इक्वल्स टू 0 माइनस x1 माइनस x2 माइनस 5x3 दिस इज इक्वल्स टू 0। मैंने अगेन फर्स्ट टू इक्वेशन सेलेक्ट करी, सो x1 अपॉन माइनस x2 अपॉन एंड दिस इज इक्वल्स टू x3 अपॉन x1 पर आती हूँ तो x1 को हाइड करते हैं, तो जो आपके पास कोफिशिएंट x2 x3 के कोफिशिएंट लिख लेते हैं 1 1 0 4। नेक्स्ट टाइम हम x2 को हाइड करते हैं, सो x1 x3 के कोफिशिएंट माइनस 1 1 2 4 और इसके बाद x3 को हाइड करते हैं, तो x3 को हाइड अगर आप कर रहे हैं तो कोफिशिएंट इज माइनस 1 1 2 0। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लें, सो x1 अपॉन 4 माइनस x2 अपॉन माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 एंड x3 अपॉन 0 माइनस 2 दिस इज 1 3 दिस इज 2 और एक आर्बिट्री कांस्टेंट आप k3 को लेट कर सकते हैं। तो देखिए अब आपके पास वेक्टर की वैल्यू जो बनती है तो लैम्डा इक्वल्स टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग आप वेक्टर का आंसर लिख सकते हैं। थर्ड वेक्टर x3 आपके पास है, दिस इज x1 x2 x3, जहाँ x1 की वैल्यू आपके पास आ गया दिस इज 2k3, ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, दिस इज 3k3 और माइनस k3 को आप कॉमन ले सकते हैं, तो वेक्टर आपके पास 2 3 माइनस 1। तो यहाँ पर इस तरह से 3 वेक्टर्स और 3 आइगन वैल्यूज़ हैं और तीनों आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हैं, इसलिए 3 डिफरेंट वेक्टर आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन था वो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू का था, तो आई थिंक आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप मूव करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 और ये यूनिट 2 से है। यहाँ जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है ट्रेसिंग ऑफ कर्व। अब जो यहाँ कर्व का इक्वेशन दिया गया है, ये इक्वेशन आपके पास है x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप चाहें तो इसे मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते हो a की पावर 4 माइनस y की पावर 4। देखिए कुछ स्टेप्स हैं ट्रेसिंग ऑफ कर्व के। तो सबसे पहले जब भी हम किसी कर्व को ट्रेस करते हैं तो सबसे पहले हम सिमेट्री को चेक करते हैं। अब यहाँ पर सिमेट्री कैसे चेक करें, सबसे पहले मुझे सिमेट्री चेक करनी है अबाउट एक्स एक्सिस। अबाउट एक्सिस का मीनिंग कि आपके पास ये जो एक्सिस हैं ये आपके पास एक्स एक्सिस है, क्या कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब जैसे आप ऊपर ड्रॉ करें एक्स एक्सिस के वैसे ही एक्स एक्सिस के बिलो ड्रॉ करें। तो चेक करने का तरीका y को माइनस वाई से इसमें रिप्लेस कर दो, क्या कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज होगा। माइनस वाई से अगर मैं रिप्लेस करूँ, क्योंकि यहाँ y की इवन पावर्स रखी हैं इसलिए कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसलिए ये कर्व अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्रिकल है। अब चेक करते हैं क्या ये कर्व y इक्वल्स टू एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। अब आपके पास जो y एक्सिस है वो ये वाले एक्सिस है और इसके अबाउट अगर सिमेट्रिकल चेक करना है, मतलब y एक्सिस के राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या सेम कर्व ड्रॉ हो रहे हैं। तो चेक करने का तरीका कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें। अब यहाँ क्योंकि x की इवन पावर्स रखी हैं इसलिए इसमें कर्व में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए ये कर्व y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। इसका मीनिंग कर्व में दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल मिलता है, सो कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। तो इसका मीनिंग यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये देख लूँ कि कर्व की शेप कैसी जा रही है, तो सेम एज इट इज़ आप फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर सकते हैं और सेम एज इट इज़ आप सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर सकते हैं और सेम आप थर्ड क्वाड्रेंट में भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्योंकि दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो चलिए सिमेट्री तो मुझे पता चल गई। अब हम चेक करते हैं क्या ये कर्व ओरिजिन से पास होता है। तो ओरिजिन से पास होता है या नहीं होता, इसे सिंपल सा एक तरीका इस तरह से भी चेक कर लो। कर्व की इक्वेशन में 0 0 पुट करके देख लो क्या ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर आप इस कर्व की इक्वेशन को देखें तो अगर मैं यहाँ 0 0 पुट करूँ तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस इज 0 और राइट हैंड साइड सिर्फ आपके पास a की पावर 4 रह जाएगा, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता। दूसरा तरीका कि क्या इसके अंदर कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है, तो यस इसके अंदर कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है a की पावर 4, और अगर किसी कर्व के इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है इसका मीनिंग वो कर्व ओरिजिन से पास नहीं होगा, तो ये कर्व इस पॉइंट से पास होकर नहीं जाएगा, ओरिजिन से पास नहीं होगा। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। तो थर्ड पॉइंट में हम चेक करते हैं एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स का क्या मीनिंग है। एसिम्पटोट्स आपके पास जो होते हैं ये कहलाते हैं
टेंजेंट्स होते हैं एट लिमिटिंग पोजीशन, मतलब इनफाइनाइट ब्रांच पर टेंजेंट। अब टेंजेंट का मीनिंग आप लोग क्या समझते हैं? टेंजेंट मतलब एक पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन कर्व को टच करे, वो टेंजेंट है। अब क्योंकि ये लिमिटिंग पोजीशन है टेंजेंट की, इसका मीनिंग जो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो इन्फिनिटी पर अवेलेबल होता है या इन्फिनिटी पर वो टच करता है। तो एसिम्प्टोट्स हम देखिए निकालते कैसे हैं। सिंपली आप इतना सीखिए कि एसिम्प्टोट्स निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम जो एसिम्प्टोट्स निकाल रहे हैं वो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालने का क्या तरीका है? आपके पास जो भी कर्व का इक्वेशन क्वेश्चन में दिया गया है उसमें कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स देख लीजिए। तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें? एक्स स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ जो बन गया वो बन गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को इक्वेट कर दो 0 के साथ, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास कितना है? वाई स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो एसिम्प्टोट का इक्वेशन आ गया y इक्वल्स टू 0। अब ये y इक्वल्स टू 0 कौन से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है? ये है x एक्सिस का इक्वेशन, मतलब जो x एक्सिस है वो उसका एसिम्प्टोट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट एसिम्प्टोट देखते हैं हम पैरेलल टू y एक्सिस। सिमिलर फॉर्मूला कि कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y को 0 के साथ इक्वेट कर दो। तो हाईएस्ट पावर y की क्या रखी है? y की पावर 4। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला बन गया कोफिशिएंट ऑफ y की पावर 4 इक्वल्स टू 0। अब y की पावर 4 का कोफिशिएंट है -1 इक्वल्स टू 0, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास एक एसिम्प्टोट हमें मिल गया, वो है एक्स एक्सिस। अब एसिम्प्टोट के बाद जो हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि पॉइंट्स देखते हैं कि क्या ये कर्व एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करता है। तो हम इस तरह से कट पॉइंट निकालते हैं। कैसे निकाल रहे हैं? सबसे पहले देख रहे हैं क्या ये कर्व एक्स एक्सिस पर कट करेगा। तो हमारे पास कर्व का इक्वेशन क्या था? कर्व का इक्वेशन है हमारे पास दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू ए की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। अगर कोई भी कर्व एक्स एक्सिस पर कट करता है तो निकालने का तरीका कि y कोऑर्डिनेट 0 पुट कर लो। अगर मैं इसमें y कोऑर्डिनेट 0 पुट कर लूँ तो देखिए आपके पास यहाँ से क्या मिलेगा? 0 इक्वल्स टू ए की पावर 4, मतलब ये कर्व एक्स एक्सिस पर कट नहीं करेगा। एक्स एक्सिस तो वैसे ही इसका एसिम्प्टोट है तो कर्व उस पर कट नहीं करेगा। अब आता है कट ऑन वाई एक्सिस। तो क्या ये कर्व वाई एक्सिस पे कहीं कट करेगा? इसे निकालने के लिए आप क्या करें? y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0 पुट कर दे इस इक्वेशन में। तो जैसे ही आप इसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपके पास यहाँ से पॉइंट आ जाएंगे। तो रखिए इसमें x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 रखें तो ये आपके पास आ गया 0 इक्वल्स टू a की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो सिंपली ये आपके पास तो इस तरह से ये ना वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो रियल आंसर मिलेगा, देखिए यहाँ से तो नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो इमेजिनरी पॉइंट देगा। तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसका मीनिंग y इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। इसका मीनिंग ये y एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगा। फर्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या होगा? x कोऑर्डिनेट तो 0 है, y कोऑर्डिनेट a, और दूसरा पॉइंट होगा 0, माइनस a। तो ये कर्व सिर्फ y एक्सिस पर कट कर रहा है। अब हम निकालते हैं रीजन में हम सिर्फ इतना एनालाइज करते हैं कि भाई ये कर्व किस रीजन में ड्रॉ हो रहा है, एक आइडिया लेते हैं। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से मेरे लिए एक्स स्क्वायर निकालना इजी था, तो मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू ले ली और एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस दिस। अब यहाँ पर इस रीज़न को देखने के लिए अब आप थोड़ा सा आगे बढ़िए और जितने पॉइंट्स आपने अभी तक एनालाइज किए हैं उन्हें एक्सेस पर लेकर आइए, तो आपको रीज़न देखना और एक इसका आइडिया लग जाएगा किस तरीके से। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा सिमेट्री है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, यहाँ सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, सो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। दूसरा पॉइंट कि कर्व ओरिजिन से पास नहीं होगा। तीसरा पॉइंट कि जो आपके पास एक्स एक्सिस है मतलब y इक्वल्स टू 0, इसका एसिम्प्टोट है। एसिम्प्टोट मतलब इनफाइनाइट ब्रांच होंगी और इनफाइनाइट ब्रांच पर ये टेंजेंट्स हैं, ये एसिम्प्टोट है। नेक्स्ट हमने पॉइंट देखा कि ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस पे कहीं कट नहीं करेगा बट वाई एक्सिस पे कट कर रहा है और वाई एक्सिस पे 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट हमें मिला था a,0, मान लीजिए ये मेरे पास है 0,a, और जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट हमें जो मिला है वो मिला है 0, -a।
तो मान लीजिए ये पॉइंट है मेरे पास 0, -a, तो कर्व इन दोनों पॉइंट पर टच करता है। तो सिंपल सा बस मुझे इतना देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस कर्व का शेप कैसा आ रहा है, क्योंकि सिमेट्री है उसके अकॉर्डिंग हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं आती हूँ रीज़न पर। अब मैं वाई एक्सिस पर देखती हूँ, तो वाई एक्सिस पर 0 से a का रीज़न है और a से अबव रीज़न है। तो अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू ग्रेटर देन a चले, तो जैसे ही आप ग्रेटर देन a चलेंगे, फॉर एग्जांपल आपने इसमें y की जगह 2a रख लिया। y की जगह जैसे ही आप 2a रखेंगे तो आप देखेंगे कि जो a² माइनस y² का फैक्टर है अंडर रूट के अंदर, ये आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। मतलब अगर ये नेगेटिव है और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन है, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू इमेजिनरी मिलेगी। इसका मीनिंग a से अबव ये कभी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, वो जो y की वैल्यू है वो आपके पास सिर्फ -a से लेकर a तक ही एग्जिस्ट करेगी। तो आप y की वैल्यू -a से a तक रख सकते हैं। अब देखिए एक वैल्यू मैं आपको रख के दिखाती हूँ तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। मान लीजिए आपने इसमें y की वैल्यू a से लेस ले लेती हूँ, a/2 आपने इसके अंदर रख दिया, तो देखिए आपको x क्या मिलेगा। तो ये आपको पास x आ गया, प्लस माइनस ये रख रहे हैं, तो a² माइनस a²/4। तो अगर आप ये करें तो ये आपके पास आ गया 3a²/4, एक फैक्टर तो ये आ गया। नेक्स्ट आएगा a² प्लस a²/4 प्लस आ जाएगा, दिस इज 5a²/4 और डिवाइडेड बाय y कर रही हूँ, मीनिंग a/2। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई कर लूँ, दिस इज प्लस माइनस a², तो ये बाहर निकल के आ गया a², अपॉन में 4 तो ये बाहर निकल के आ गया अपॉन में 4, 3 × 5 मतलब अंडर रूट 5 ये आ गया, और साथ में a/2 है, ये a/2, ये अगर ये कैंसिल, इस a से a ये कैंसिल। तो अब आप एक नियर अबाउट पॉइंट देखिए कि आपके पास अंडर रूट 15, दिस इज a/2। तो जब आप y की वैल्यू a/2 रख रहे हैं तो x की वैल्यू प्लस माइनस में अंडर रूट 15 या नियर अबाउट 3 और 4 के बीच में वैल्यू आ जाएगी a/2। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ ये a/2 आपके पास मान लीजिए इतना है, तो x में यहाँ कहीं पॉइंट आ जाएगा दिस। अब एक एनालिसिस और दिखाती हूँ कि अगर मैं इसमें y की वैल्यू डिक्रीज कर रही हूँ, y की वैल्यू आप क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब y टेंडिंग टू अगर 0 जा रहा है, तो अगर ये y टेंडिंग टू 0 है तो x कहाँ जाएगा, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसका मतलब कर्व a से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये डिक्रीज होना शुरू हो गया और ये डिक्रीज होते होते ये इस तरह से कर्व आ जाएगा, डिक्रीज हो रहा है। अब क्योंकि ये जो x एक्सिस है वो इसकी एसिम्पटोट है, तो ये इसको क्रॉस तो करेगा नहीं। तो आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कर्व की जो फ्री हैंड ड्राइंग है आप इस तरह से कर सकते हैं, ये आपके पास ये शेप आएगी। अब क्योंकि सिमेट्री है तो सेम एज इट इज शेप आप इसकी इधर बना सकते हैं, और सिमेट्री अबाउट x एक्सिस भी है, तो आपके पास सेम कर्व ये इस तरह से यहाँ ड्रॉ हो जाएगा। तो आप इस तरह से देखिए इस कर्व का ये शेप आता चला जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह का जो क्वेश्चन है ये कर्व ट्रेसिंग का क्वेश्चन है, तो कुछ पॉइंट का गेस लेकर आप इसमें इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये आपके पास क्वेश्चन है आयलर थ्योरम का। तो आयलर थ्योरम तो देखिए डिपेंड होती है होमोजीनियस फंक्शन पर। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन आप कैसे चेक करते हैं वो देखना बहुत ज़रूरी है। जो भी क्वेश्चन में फंक्शन दिया गया है वहाँ x वेरिएबल को tx से रिप्लेस करिए और y वेरिएबल को ty से रिप्लेस करिए। तो u tx ty इक्वल्स टू t⁻n, t बाहर आ जाएगा निकल कर और फंक्शन रह जाएगा u(x,y) जो क्वेश्चन में दिया गया है। अगर ऐसी कंडीशन है तब आप फंक्शन को होमोजीनियस कहते हैं, अदरवाइज नहीं कहते हैं। अब यहाँ जो t की पावर n बाहर निकल के आया, तो ये जो n है वो फंक्शन की डिग्री या ऑर्डर कहलाता है। तो अगर फंक्शन होमोजीनियस है तो आयलर थ्योरम लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। तो आयलर थ्योरम क्या कहती है कि अगर फंक्शन होमोजीनियस है जिसकी डिग्री n है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स पर x del u by del x प्लस n y del u over del y की वैल्यू आती है nu, और जो सेकेंड स्टेटमेंट बेस्ड है वो है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर x² del 2u over del x² प्लस 2xy del 2u over del x del y प्लस y² del 2u over del y² की वैल्यू होगी n-1u। अब देखिए क्वेश्चन में कौन सा स्टेटमेंट है, क्वेश्चन के अंदर सेकेंड ऑर्डर का स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट बताता है कि क्वेश्चन को आयलर थ्योरम से करिए। अब प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में
कि आपको इसकी डिग्री देखनी है, क्या ये होमोजीनियस है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है, अगर आप इसमें अपने मन में सोचें कि x की जगह tx है, y की जगह ty है, तो यहाँ तो आपको ऊपर और नीचे से t कैंसिल करके t स्क्वायर मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ x की जगह tx और y की जगह ty रखूँ तो ऊपर भी t स्क्वायर बनेगा, नीचे भी t स्क्वायर, दोनों आपस में कैंसिल कर जाएंगे और t स्क्वायर में कुछ बचेगा ही नहीं, सिंपली यही रह जाएगा। तो यहाँ तो इस फर्स्ट पार्ट की जो डिग्री निकल के आ रही है वो 2, लेकिन सेकेंड पार्ट की जो डिग्री निकल के आ रही है वो है 0। तो दोनों ही प्लस में जो दोनों फंक्शन है वो अलग अलग डिग्री में रखे हैं, इसीलिए ये फंक्शन फर्स्ट स्टेप पर तो होमोजीनियस नहीं है। तो जब अगर दोनों की डिग्री ही डिफरेंट है तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से अटैम्प्ट करेंगे, तो आप इन दोनों को अलग कोई और फंक्शन लेट करके चलें। तो आपने ले लिया u इक्वल्स टू, फर्स्ट आपने ले लिया p और सेकेंड को आपने लेट कर लिया q। सो बाय आयलर थ्योरम आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। तो क्योंकि क्वेश्चन में सेकंड ऑर्डर स्टेटमेंट पूछा गया है तो आयलर का सेकंड ऑर्डर स्टेटमेंट अप्लाई करते हैं। सो एक्स स्क्वायर और p पर अप्लाई कर रहे हैं, सो डेल टू पी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy डेल टू पी अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू पी अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो आप फॉर्मूले में पढ़ते हैं n माइनस 1 इंटू यू के प्लेस पर ले रहा है p और n की वैल्यू आपके पास 2 है, सो 2 इंटू 2 माइनस 1, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 2p। इसे डाल लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब हम आते हैं फंक्शन q पर। तो देखिए इस तरह से इसकी डिग्री 0 है, इसका मीनिंग q आपके पास आ गया होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0। अब आप इस पर भी आयलर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो आयलर का फिर से हम सेकेंड स्टेटमेंट लेते हैं, एक्स स्क्वायर डेल टू क्यू, ये क्यू पर अप्लाई कर रहे हैं। सो डेल टू क्यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर 2xy डेल टू क्यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू क्यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। फिर से लगाएंगे n माइनस 1 इंटू क्यू। अब क्योंकि ये वैल्यू तो आपके पास n की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू 0 और ये आ गया अब आपके पास इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जब आप ऐड कर रहे हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये ऐड होगा। तो देखिए इक्वेशन 1 अब आपके पास एक्स स्क्वायर की टर्म्स को मैं ऐड करती हूँ तो एक्स स्क्वायर और यहाँ से भी अगर आप एक्स स्क्वायर ले रहे हैं तो आपके पास यहाँ जो फर्स्ट टर्म बनकर आएगी, सो दिस इज इक्वल्स टू, तो देखिए मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। अब बस आपको इसमें लिखना है। तो जब आप इसको लिखेंगे तो किस तरह से लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और यहाँ पर अब आपके पास आ गया p प्लस क्यू। सेकेंड टर्म में अगर आप देखें तो दिस इज 2xy और जो डेरिवेटिव ऑपरेटर है डेल टू ओवर डेल एक्स डेल वाई, यहाँ पर भी आ गया आपके पास p प्लस क्यू एंड वाई स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर और ये भी आपके पास आ जाता है p प्लस क्यू। दिस इज इक्वल्स टू 2p और p की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो। p की वैल्यू आपको पता है, जो क्वेश्चन में दी गई है वो वैल्यू आप p की यहाँ पर सब्सिट्यूट कर सकते हैं। तो आपके पास वही फाइनल आंसर आ जाएगा जो क्वेश्चन में दिया गया है, दिस इज 2 और p आपके पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो आपने p लेट किया था। अब p प्लस क्यू को आपने क्या लेट किया था स्टार्टिंग में, ये आपके पास फंक्शन था तो ये बन गया डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर से p प्लस क्यू के प्लेस पर u लिख लो तो डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यही आपको प्रूव करना था, तो ये इस तरह से प्रूव हो जाएगा। तो ये आपके पास आयलर का क्वेश्चन था।